नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सुमन। प्लेनेट हिस्ट्री पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कीजिए इस बात के लिए कि मैंने एनसीईआरटी हिस्ट्री को कंप्लीट कर दिया है क्लास 11 को। 11 चैप्टर्स हैं क्लास 11 हिस्ट्री के, मैंने सारे के सारे अपलोड कर दिए हैं यूट्यूब पर, कंप्लीट हो चुका है। और ये कंप्लीट होने के साथ ही एक छोटा सा वीडियो एमसीक्यू का मैं लेकर आई हूँ, जैसे मैंने आप लोगों से वादा किया था। एमसीक्यू में 11 जो चैप्टर्स है, हर एक चैप्टर में से 5-5 एमसीक्यूज मैंने लिए हैं, ताकि थोड़ा सा बस जस्ट आइडिया हो कि किस तरीके के क्वेश्चंस हमको प्रिपेयर रखने चाहिए हर एक चैप्टर में से। हर एक चैप्टर का मैंने अलग से नहीं बनाया है, क्योंकि आइडिया होने के बाद आपको नोट्स मैंने पीडीएफ प्रोवाइड किया ही है। तो आप लोगों में से जिसने भी मेरी क्लास 11 के नोट्स वाली वीडियोस नहीं देखी है सभी चैप्टर्स की, उसका डिस्क्रिप्शन मैं आपको लास्ट में दूंगी। क्लास 11 हिस्ट्री की प्लेलिस्ट पूरा का पूरा लास्ट में है इस वीडियो के। आप वहां से सीधा प्लेलिस्ट देखने के बाद सभी चैप्टर्स देख सकते हैं। और अगर आपने पूरा वीडियो या तो मेरे देखे हुए हैं या फिर अपने 11th क्लास का हिस्ट्री पढ़ा हुआ है, तो आपको किसी चीज़ का डिस्क्रिप्शन क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा टफ नहीं होगा समझने के लिए, सिर्फ आइडिया लेने के लिए इनफ होगा। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता है, तो आपको जाके प्लेलिस्ट में से मेरा चैप्टर का वो पार्ट देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं अभी इसमें सिर्फ क्वेश्चंस आपको दूंगी और आंसर बताऊंगी, सिर्फ आइडिया देने के लिए। मैं किसी क्वेश्चन को डिस्क्राइब नहीं करने वाली हूँ ऑलरेडी, क्योंकि मैं डिस्क्राइब कर चुकी हूँ, क्लास 11 कंप्लीट कर चुकी हूँ, तो उसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। आपको नहीं समझ में आए तो जाके आप वीडियो देखिएगा। ओके, तो जिन लोगों ने नहीं देखा है, लास्ट में प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा। तो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगी, मेरी वीडियोस आपको पसंद आती है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अब सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को। बेल आइकन भी दबाइए ताकि मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अपनी आवाज़ के लिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगूंगी। मेरी तबीयत अभी ख़राब चल रही है और कुछ दिन लगेंगे ठीक होने में। तो 5 क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर से हैं, और ऐसे ही 5-5 क्वेश्चन 11 चैप्टर्स के हैं, तो टोटल 55 क्वेश्चंस हैं इसमें। तो पहला क्वेश्चन शुरू होता है, फॉसिल्स फाउंड इन द डैश वर कॉल्ड होमो निएंडरथैलेंसिस। जो फॉसिल्स होमो निएंडरथैलेंसिस, ये जो निएंडर वैली में पाए गए हैं, उनको निएंडरथैलेंसिस कहते हैं। जर्मनी में है ये वैली। तो उस वैली में जो फॉसिल्स पाए गए थे बहुत पुराने, उनको निएंडरथैलेंसिस का नाम दिया गया, उस कैटेगरी को डिवाइड किया। What is the base of classification of fossils of early humans? अर्ली ह्यूमंस के जो फॉसिल्स पाए गए थे, उनको क्लासिफिकेशन कैसे किया गया, अलग अलग कैटेगरी में कैसे डिवाइड किया, उसका बेस क्या था? तो उनका बेस था बोन स्ट्रक्चर। ओके, द टर्म पैथोलॉजिकल इडियट हैज बीन used with the reference to Neanderthal. Question 4. The last ice age ended around 13,000 years ago. From which organism group the hominids were evolved? Hominoids. अभी जैसा कि मैंने बोला, आपको पहले 5 क्वेश्चन चैप्टर 1 से थे। आइडिया आपको हुआ कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। नोट्स आपको मैंने पीडीएफ प्रोवाइड किए ही हुए हैं अपने जो चैप्टर मैंने अपलोड किए थे, उसका लास्ट पार्ट में हर एक चैप्टर का पीडीएफ आपको अवेलेबल है। आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं इसमें से कुछ समझ में आता तो जाके आप वीडियो पहले देखिए। ये सब चीज़ों को मुझे डिस्क्राइब करने की ज़रूरत है नहीं, मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, इसलिए आप ये मत समझना कि मैं जल्दी जल्दी खाली क्वेश्चन पढ़ती जा रही हूँ। दोबारा करूँगी तो इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। सो नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है सेकंड चैप्टर के। फ्रॉम विच वर्ड क्यूनिफॉर्म डिराइव्ड? क्यूनिफॉर्म कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है? तो वो लैटिन का है। विच लैंग्वेज रिप्लेस्ड द सुमेरियन लैंग्वेज आफ्टर 2400 BCE? सुमेरियन जो लैंग्वेज थी मेसोपोटामिया की, वो 2400 बीसी में खत्म हो गई, और उसकी जगह पे कौन सी लैंग्वेज आई थी? अकादियन लैंग्वेज। In the 2000 BCE, the city that flourished as the royal capital of Mesopotamia was 2000 BCE में कौन सी सिटी थी जो फ्लोरिश हुई थी एज ए रॉयल कैपिटल ऑफ मेसोपोटामिया? तो वो थी मारी। अब आपको जल्दी जल्दी भी लग रहा है, सोचने का टाइम है, तो वीडियो को तुरंत ही क्वेश्चन नेक्स्ट जैसे ही मैंने जैसे यहाँ किया, पोज कर लीजिए इसको। ठीक है, पोज करने के बाद इस क्वेश्चन को आप खुद पढ़िए और आप देखिए कि क्या आपने सही आंसर गेस किया था। तो टोटल 55 क्वेश्चंस में से अगर आपने पूरा का पूरा पहले
क्लास 11 का हिस्ट्री पढ़ रखा है या मेरी वीडियोस देख रखी है, तो आपको खुद को मार्क कीजिए कि आपने कितने सही क्वेश्चंस सही गैस किए थे। तो आपको अभी तक जो पूरा चैप्टर पूरी 11 क्लास पढ़ी है या फिर आपने नोट्स देखे हैं, तो आपको खुद का आइडिया हो जाएगा कि आपका अभी तक मेमोरी कहाँ तक पहुंच पाया है और आपको फिर से कौन कौन सी चीजों को फिर से रिवाइज करने की जरूरत है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वॉर कैप्टिव्स एंड लोकल पीपल हु वर पुट टू वर्क फॉर द टेम्पल और फॉर द रूलर वर पेड राशन। जो लड़ाइयाँ होती थी मेसोपोटामियन कल्चर में, तो जो लड़ाई के बाद लोगों को बंदी बना लिया जाता था, उनको टेम्पल बनाने के वर्क में रूलर लगा देता था और उसके बदले उनको पे कैसे करता था? राशन उनके बदले, यानी उनका दाना पानी और रहने की व्यवस्था वो राजा के द्वारा कर दी जाती थी। The Mesopotamian ruler who became the king of Akkad in 2370 BCE was Sargon. मेसोपोटामिया का रूलर जो अक्कद का किंग बना था 2370 BCE में, वो कौन था? सरगॉन। एक मेरे को क्वेश्चन आया था, दीप्ति आई थिंक वो नाम था उनका, वो पूछ रही थी मुझसे कि ये सीई बीसीई एडी इनका फर्क क्या होता है। तो जिन लोगों को नहीं समझ में आता है उनके लिए मैंने एक एक्स्ट्रा एक चीज डाली है इसमें। देखिए ये है यहाँ से 0, ये है 2000। अभी आप कौन से साल में भी जी रहे हैं? 2020 में, मतलब इससे थोड़ा और आगे है। अब रेफरेंस हम 2000 का लेते हैं कि ये 2000 साल है, 2020 में हम जी रहे हैं, तो 2020 यहाँ पे और मान लीजिए। पीछे जाते जाएंगे 1950 है, 1500 है, ऐसे जाते जाते हम 0 पर पहुंच जाएंगे। इन दोनों के बीच में 1 और 1 0। तो ये जो 1 कहाँ है, ये 0 किस चीज को रेफर करता है? ये वो टाइम है, वो पीरियड है जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। तो ये क्रिश्चियन कैलेंडर है, उसके हिसाब से अब वर्ल्ड में जो कैलेंडर यूज होता है वो इस हिसाब से यूज होता है। अब उससे पहले तो ऐसा नहीं है, दुनिया नहीं थी, धरती नहीं थी, उससे पहले भी था, सब कुछ था। तो अभी डेट्स को डिनोट करने के लिए कि कौन सा जो इवेंट था वो हिस्ट्री के कौन से टाइम पीरियड में हुआ है, उसके लिए ये यूज किया जाता है। जिसमें कि अगर हम कोई भी इवेंट यहाँ हुआ है, जैसे कि 1950 में कोई इवेंट हुआ है, वो यहाँ हुआ है। 1066 में कुछ हुआ है तो यहाँ हुआ है, 1000 में हुआ है तो यहाँ हुआ है, 500 600 यहाँ हुआ है। जैसे कि उसने पूछा था कि गुप्ता एरा, यहाँ पर गुप्ता एरा है, ठीक है, सॉरी इधर, ठीक है। तो ये वाला यहाँ पर है, ये इस जो 0 से 2020 अगर हम यहाँ पर आते हैं तो इस वाले टाइम पीरियड को एडी से डिनोट किया जाता है। जैसे एग्जांपल है एडी 1066, एडी 1950। तो एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, लैटिन वर्ड है जिसमें जिसका मतलब होता है इन द एरा ऑफ लॉर्ड, मतलब कि यहाँ पर लॉर्ड ये जीसस क्राइस्ट को बोलते हैं, उनका जन्म हुआ था उसके बाद का जो काल है ये। या फिर इसको सीई भी बोला जाता है, कॉमन एरा, ठीक है, इनकी ये फुल फॉर्म है। तो इन अभी जो ये साल है इसके साथ साथ हम लिखे जाते हैं, एडी या सीई लिखा जाता है, उनकी ये फुल फॉर्म है। दूसरा, फिर 0 से पीछे जाएंगे तो वो उल्टी गिनती शुरू हो जाती है, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे 218 बीसी तक आएगा, फिर 500 1000 1500 2000, ऐसा ये फिर लाखों साल तक पीछे चला ही जाता है। जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि आज से 10 लाख साल पहले, आज से 3 लाख साल पहले, ऐसा ही, ठीक है। तो वो यहाँ जाता है। तो यहाँ पर अगर कोई डेट है जैसे 218 बीसी है, 218 बीसी, ये बीसी का फुल फॉर्म है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि यहाँ से, ठीक है। 218 बीसी, 0 से आप 218 तक जाएंगे, यहाँ पर कुछ इवेंट हुआ है तो आप बोलेंगे कि वो 218 बीसी में हुआ था, बिफोर क्राइस्ट, यानी क्राइस्ट के जन्म से पहले की वो घटनाएं हैं, उनको हम बीसी से डिनोट करते हैं। और बीसीई बिफोर कॉमन एरा, दैट इज कॉमन एरा ये वाला है, ये वाला कॉमन एरा है, तो ये कॉमन एरा से पहले का टाइम है, इनकी ये फुल फॉर्म है। और बीफी बिफोर, बीपी बिफोर प्रेजेंट, दैट इज हम यहाँ से डिनोट कर रहे हैं कि 1950 पे कुछ इवेंट हुआ है और हम बिफोर 1950 बोल रहे हैं, तो आज से 1950 ये वाला भी काउंट होगा और ये वाला भी काउंट होगा। अगर हम 1950 छोड़ो, कैलकुलेशन इजी करने के लिए 2000, जैसे अभी हम 2020 में जी रहे हैं और कोई इवेंट यहाँ पर हुआ है 2000, तो हम क्या बोलेंगे? वो 2000 बीसी में हुआ था, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट के जन्म से 2000 साल पहले हुआ था।
और बिफोर प्रेजेंट अगर बोलेंगे, बिफोर प्रेजेंट मतलब अब यहाँ पे प्रेजेंट से कितने साल पहले हुआ, तो 2000 ये हो गए और 2000 ये इधर वाले हो गए, ठीक है। तो 2000 और 2000 कितना हो गया, 4000। तो आज से 4000 साल पहले, और बिफोर क्राइस्ट के टर्म में यूज करेंगे तो 2000 बीसीई, क्राइस्ट के 2000 साल पहले, और आज से कितना, आज से 4000 साल पहले। तो अगर हम प्रेजेंट से कुछ बात करते हैं बीपी से, तो वो हम ये वाली डेट भी इंक्लूड करेंगे और ये वाली डेट भी इंक्लूड करेंगे। और अगर पर्टिकुलर बोल रहे हैं बीसी, तो यहाँ पे जो डेट है सिर्फ वही इंक्लूड होगी, ठीक है। जैसे कि 218 बीसी है, तो अगर हम 218 बीसी बोलेंगे, या फिर अगर आज से बोलते हैं, तो 2000 प्लस ये 218 बीसी, आज से लगभग 2218 साल पहले, ऐसा बोलेंगे, ठीक है। तो आज से हम बहुत कब यूज करते हैं, जब आज से कई लाख साल पहले की बात है, तो तब हम आज से बोलते हैं। तो अगर कोई इवेंट आज से 10,000 साल पहले हुआ है, तो उसमें ये 2000 साल ये भी इंक्लूडेड है, और यहाँ से है दैट इज तो सिर्फ 8000 साल, 8 यहाँ, 2 यहाँ, आज से 10,000 साल पहले। आई होप होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और जो पूछ रहे थे मेरे ख्याल से शायद यही पूछना चाहते थे, मैंने इसको कोशिश की है समझाने की, ठीक है। अब हम आते हैं थर्ड चैप्टर के बाकी 5 क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर 11, the emperor who made Christianity the official religion in the Roman Empire was, वो emperor जिसने क्रिश्चियनिटी को अपने एम्पायर का ऑफिशियल रिलीजन घोषित कर दिया था कि ये हमारे एम्पायर का ऑफिशियल रिलीजन है, वो कौन से एम्परर थे, कॉन्स्टेंटाइन। क्वेश्चन नंबर 12, रोमन रूलर, वो रोमन रूलर जो कंसिडर्ड एज द लीडिंग सिटीजन ओनली टू शो दैट ही वाज नॉट द एब्सोल्यूट रूलर, जिन्होंने खुद को सिटीजन बोला था कि भाई मैं जनता में से ही एक हूँ, कि मैं कोई एब्सोल्यूट रूलर नहीं हूँ, ये शो करने के लिए खुद को, वो कौन थे, अगस्टस। द रोमन एम्पायर गॉट द बेस्ट काइंड ऑफ वाइन फ्रॉम द सिटी ऑफ, रोमन जो एम्पायर था वो कौन सी सिटी से बहुत ही अच्छी बेहतरीन वाइन लेकर आते थे, वो कौन सा सिटी था, कैंपेनिया। क्वेश्चन नंबर 14, द रोमन सिल्वर कॉइन, रोमन सिल्वर कॉइन को डेनारियस कहा जाता था, वो उनका वेट क्या था, 4 ग्राम ऑफ प्योर सिल्वर। क्वेश्चन नंबर 15, लैटिन और ग्रीक लैंग्वेजेस, ये दो लैंग्वेजेस थी वर यूज्ड इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रोमन एम्पायर, जो रोमन एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज की जाती थी। एडमिनिस्ट्रेशन में यूज करना यानी कि अगर राजा कोई चीज दस्तावेज लिखता है या फिर कोई चीज लिखता है एडमिनिस्ट्रेशन में, जो लोगों को रूल्स बताए जाने के लिए लिख कर दिए जाते हैं, वो सारी चीजें एडमिनिस्ट्रेशन की होती हैं, जो राजा और एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने वाले लोग यूज करते हैं लिखने के या बताने के लिए, वो चीज वो एडमिनिस्ट्रेशन की लैंग्वेज होती है, वो कौन सी थी, लैटिन एंड ग्रीक लैंग्वेजेस फ्रॉम एन एम्पायर की। अब नेक्स्ट चैप्टर के बाकी क्वेश्चंस है 5, बाय हुम अली असैसिनेटेड, जो अली खलीफा थे 4 खलीफा में से, उनको किसी एक उसमें से जो अली थे उनकी हत्या किन्होंने की थी, खरजी। ज़कत क्या था, आल्म्स टैक्स था। Question number 18, the Khalifa during whose reign the Hijri was established was, 4 खलीफाओं में से कौन से खलीफा थे जिनके शासन काल के दौरान हिजरी जो कैलेंडर है वो बनाया गया था, तो वो थे उमर। द उमय्यद एम्परर, वो उमय्यद एम्परर जिन्होंने अरेबिक लैंग्वेज को एडमिनिस्ट्रेशन की लैंग्वेज बनाया था, वो थे अब्द अल मलिक। आफ्टर द अरब्स एंड इरानियंस, अरब्स और इरानियंस के बाद कौन सा वो ग्रुप था जो इस्लामिक सीन में पावर के रूप में उभर कर आया था, मतलब इस्लामिक जो जो कंट्रीज थी उन सभी में जो राइजिंग पावर के रूप में आया था उभर के, वो कौन थे, तुर्क्स। चंगेज खान, नेक्स्ट चैप्टर है। चंगेज खान मदर नेम वाज ऑयलुन इकी, वट वाज नॉन एज द यम, यम क्या था उनका, मंगोल्स का कुरियर सिस्टम था। Why were the Mongols defeated by the Egyptian army? मंगोल्स जिनको कोई हरा नहीं पाया था, बाद में इजिप्शियन आर्मी के हाथों वो हारे थे, क्यों, क्योंकि मंगोल्स रूलर उस वक्त चाइना की तरफ इंटरेस्ट थे ज़्यादा, और जो ये बाकी उस तरफ का फ्रंटियर था उनको उन्होंने लगभग ध्यान देना बंद कर दिया था, इसलिए हार गए थे।
During Genghis Khan's attempt to conquer China, North China was ruled by जब चेंगिस खान थे, उन्होंने चाइना को कंक्वेयर करने के लिए अटेम्प्ट किया था, कोशिश की थी, तब उस वक्त नॉर्थ चाइना में कौन सी डायनेस्टी रूल कर रही थी? तो ये थी शिशिया। द मंगोल्स इम्पोर्टेड डैश फ्रॉम चाइना, चाइना से मंगोल्स क्या इंपोर्ट करते थे? आयरन यूटेंसिल्स। अब आप देखो, क्वेश्चंस में जो ऑप्शन होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं कि जिसने पढ़ा नहीं है तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। उसको लगेगा कि भाई बर्तन कोई इंपोर्ट क्यों करेगा चाइना से, वहां हो सकता है कॉफी या चाय ऐसा कुछ हो, तो कॉफी लगा देगा या ऑयल लगा, कुछ और ऐसी चीज लगाएगा, इस ये सोच के। तो इसलिए आपका पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। तुक्के सब जगह काम नहीं आते। क्वेश्चन नंबर 26। तो 26 क्वेश्चन नेक्स्ट चैप्टर है, मॉन्क्स हु मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्रीचिंग टू द पीपल एंड लिविंग ऑन चैरिटी वर नॉन एज। अब मॉन्क्स की एक कैटेगरी थी जिसमें वो मॉन्क्स थे जो एक जगह पर नहीं रहते थे और लोगों को संदेश देते रहते थे, यीशु के संदेश सुनाते थे, और जो दान उनको मिलता था उसी पर वो जीवित रहते थे। ये कौन थे? इनका नाम फ्रायर्स था। व्हाट वर कैथेड्रल टाउन्स? कैथेड्रल टाउन्स क्या थे? जो वो टाउन्स जो किसके अराउंड डेवलप होते थे? अरे मैंने ये प्लेन्स यहाँ पर गलती से लगा दिया, यहाँ पर चर्चेज है, ये गलत है, इसको मैंने गलती से रेड कर दिया है। टाउन्स डेवलप्ड अराउंड चर्चेज, चर्चेज के चारों तरफ जो टाउन्स डेवलप होते थे उनको बोलते थे। ठीक है, अभी ये मैंने पीपीटी प्रेजेंटेशन में इसको अभी बीच में करेक्ट नहीं कर सकती, आप लोग सुन रहे हैं तो ध्यान रखना। कुछ लोग ऑफ करके सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर देखने के लिए ऐसा स्किप करते चले जाते हैं। तो इसका आंसर बी है, चर्चेज फर्स्ट नहीं है। अ गिल्ड वाज एन एसोसिएशन ऑफ, गिल्ड किन चीजों का समूह था? गिल्ड जो होता था वो कौन से लोगों इकट्ठा होकर वो समूह बनाते थे? तो क्राफ्ट्स और इंडस्ट्री के जो लोग होते थे, इकोनॉमी में बिजी होते थे ये लोग, ये सब इकट्ठा मिलके अपना एक समूह बनाते थे, उसको गिल्ड कहते थे। तो ये थे क्राफ्ट्स और इंडस्ट्री। वी सी द राइज ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की इन यूरोप इन द 15th एंड 16th सेंचुरीज। तो ये जो फ्यूडलिज्म जो था वो यूरोप में जब था, तो वो कौन सा टाइम था? 15th एंड 16th सेंचुरीज। अब सेंचुरीज भी आपको वो बीसी और सी वाला ये कंफ्यूज मत हो जाना। जैसे अभी क्या चल रहा है, 21st सेंचुरी, लेकिन ये 21st दैट इज शुरुआत में क्या है, 20 है, ठीक है। तो 15 सेंचुरी का मतलब होता है 1401 से शुरू होकर 1499 तक जो चल रहा है टाइम पीरियड, उसको 15 सेंचुरी कहेंगे। अगर आप, कुछ लोगों को ये भी ना पता हो तो ये नोट रखना। तो 1400 से, यानी 01 नहीं, 1400 से शुरू होकर 1499 तक जो पूरा टाइम पीरियड है, सेंचुरी है, यानी कि 100 साल, शताब्दी जो है, उसको 15th बोलेंगे सेंचुरी। सेम 16th सेंचुरी का मतलब है 1500 से 1599 तक जो टाइम पीरियड पूरा चल रहा है उसको 16th सेंचुरी बोलेंगे। जब किसी सेंचुरी की बात हो रही है, जैसे अभी हम 21वीं शताब्दी में चल रहे हैं, तो 21 का मतलब है 2000 से लेकर 2099 तक पूरा, जब तक वो 21 ना बन जाए, वहां तक का पूरा टाइम हमारी 21वीं शताब्दी है। ओके। द फर्स्ट किंग हु वाज डिक्लेयर्ड द होली रोमन एम्परर वाज, पहला राजा जो होली रोमन एम्परर डिक्लेयर हुआ था उसका नाम था शामेंग। इब्न रुशद जो एक अरब फिलोसोफर थे, वो कहाँ के रहने वाले थे? वो स्पेन के रहने वाले थे। अब इसमें ऑप्शन में कोई अरब कंट्री या फिर तुर्क वगैरह का नाम नहीं है, वरना आप कंफ्यूज हो जाते। तो याद रखना ये स्पेन के रहने वाले थे। द पेंटिंग मोनालिसा वाज मेड बाय लियोनार्डो द विंची। अब ये जो रेनेसा का टाइम पीरियड है, इसमें ये सारे के सारे आपको नाम याद भी रखने पड़ेंगे कि कौन सी पेंटिंग या फिर कौन सा जो स्कल्पचर है वो किसने बनाया था, उनकी लिस्ट आप तैयार रखिएगा अपने पास। द ऑथर ऑफ द बुक द प्रिंस इज मैकियावेली। ये भी मैंने आपको बताया था कि बुक्स का नाम या ऑथर भी पूछ सकते हैं, प्लस ऑप्शन दोनों तरफ देते हैं और उसको मैच करने के लिए पूछ सकते हैं, या फिर एक ऑथर का नाम देंगे और उस नीचे उसकी बुक्स का नाम दे देंगे और पूछेंगे कि इनमें से कौन सी बुक है जो इन्होंने नहीं लिखी है। ऐसे अलग अलग तरीके से पूछते हैं।
तो आपने पढ़ा होगा तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो टॉलमीज अल्माजिस्ट वाज वर्क ऑन, टॉलमी का जो अल्माजिस्ट है वो किस चीज पर, उनकी बुक किस चीज पर है, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, फिलोसफी या सोशियोलॉजी। तो वो एस्ट्रोनॉमी पर है, तो ये भी पूछेंगे उसके अंदर क्या लिखा है, या फिर किसी इंसान का कुछ फेमस कोट है, ठीक है, उसके बारे में पूछेंगे कि ये इन्होंने अपनी बुक में लिख, कौन सी बुक में लिखा है। रेनेसा इज बेस्ट नोन फॉर इट्स कल्चरल डेवलपमेंट्स। रेनेसा में क्या डेवलपमेंट हुआ था? कल्चरल डेवलपमेंट हुआ था। When Christopher Columbus reached the islands of Cuba, Cubaniscan, he mistook it for Japan. उसको इंडिया पहुंचना था तो उसको लगा कि मैं पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर कहाँ पहुंच गया हूँ, इंडिया के इस तरफ जैसे जापान आइलैंड है, तो वैसे ही क्यूबा आइलैंड्स है अमेरिका के इस तरफ। तो उसको लगा कि ये जापान जापानीज आइलैंड है और मैं अभी और थोड़ा आगे जाके इंडिया पहुंच जाऊंगा। तो नेक्स्ट चैप्टर है 36 से, हु डिस्ट्रॉयड द इनका सिविलाइजेशन। इनका जो सिविलाइजेशन साउथ अमेरिका में थी वो किसने डिस्ट्रॉय की थी? सबसे पहले आए थे जो स्पेनिश, उन लोगों ने। The first formal Portuguese capital in South America was Bahia, Salvador. Dash was the science of mapping the universe, cosmography. Science of mapping क्या है? Cosmography बोलते हैं इसे। Who made Chinampas artificial islands in Lake Mexico? मेक्सिको की लेक के बीच में आर्टिफिशियल आइलैंड्स चिनम्पास जिन्हें कहते थे, वो किन्होंने बनाए थे? एज़टेक्स। तो इसका ऑपोजिट भी ये चिनम्पाई नाम भी याद रखना। टू ड्रेन माइंस, नेक्स्ट चैप्टर। माइंस के पानी भर जाता था, उसको ड्रेन करने के लिए माइनर्स फ्रेंड जो इन्वेंट किया था, जो मशीन का नाम माइनर्स फ्रेंड था, 1698 में हुआ था। वो किन्होंने किया था? थॉमस सेवेरी। तो मैंने आपको ये उस वक्त भी बताया था कि जो भाई पानी भर जाता था लोगों को बचाने के लिए, सेव करने के लिए, थॉमस सेवरी ने माइनर्स फ्रेंड बनाया, माइंस का उन लोगों का एक फ्रेंड बनाया। तो ऐसे आपको मशीन का नाम भी याद हो जाएगा और जिन्होंने बनाया था थॉमस सेवरी उसका भी नाम याद हो जाएगा। तो अब ये सारे इन्वेंशंस के नाम आपको कोई ट्रिक रख के आप लोगों को याद रखने होंगे, ऐसे याद नहीं भी रह पाते हैं। द फर्स्ट डार्बी इन्वेंटेड अ डैश इन 1709 सीई। सीई का मतलब क्या था? याद कर लेना। हाँ, फर्स्ट डार्बी, जो डार्बी फैमिली थी उनमें जो फर्स्ट डार्बी थे उन्होंने क्या इन्वेंट किया था? ब्लास्ट फर्नेस। इनिशियली, अच्छा इसमें नाम भी पूछा जा सकता है कि जो फर्स्ट डार्बी थे उनका नाम क्या था, वो बताना मेरे को कमेंट्स में। ओके। इनिशियली कैनाल्स वर बिल्ट इन इंग्लैंड टू ट्रांसपोर्ट। जो कैनाल्स इंग्लैंड में बनाई गई थी वो क्या ट्रांसपोर्ट करने के लिए बनाई गई थी? जब सबसे पहले बनाई गई थी, तो आज तो उसके बहुत सारे तरीके से यूज होती है, उस टाइम पे भी हो रही थी बनने के बाद धीरे धीरे। लेकिन मेन रीजन क्या था? कोल को सिटीज तक ले जाने का, उसका कारण था जिसकी वजह से इन्होंने कैनाल्स बनाए थे। By the 1850s, most of Britain was connected by railways. अब पूरा ब्रिटेन रिवर, कैनाल, रोड से सबसे कनेक्टेड था। तो 1850s की वो बात कर रहे हैं, तो दैट मीन्स आपको ये ध्यान रखना है कि 1850s तक उनके क्या इन्वेंशन था जिसके बारे में वो पूछना चाहते हैं। तो इसमें अगर कैनाल्स लगाएंगे, रोड्स लगाएंगे तो भी सही है, लेकिन अगर वो साल देकर आपसे पूछ रहा है तो पर्टिकुलर एक चीज पूछ रहा है, दैट इज रेलवेज। The transformation of industry and the economy in Britain between the 1780s and the 1850s is called the First Industrial Revolution. चार स्टेजेस है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की, वो ब्रिटेन के बारे में पूछ रहा है 1780 से 1850s तक। तो ये फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है। The transformation of industry and the economy in Britain between the 18, अरे मैंने दो बार एक ही क्वेश्चन लिख दिया या फिर नहीं। विच लॉ गिव नेटिव्स, ये नेक्स्ट चैप्टर है। विच लॉ गिव नेटिव्स इन रिजर्वेशंस द राइट टू बाय लैंड एंड टेक लोन्स। कुछ चीजें मुश्किल हो जाती हैं क्योंकि अगर रिसेंट टाइम हिस्ट्री में पिछले 90s में या 80s में जो चीजें होती है वो उसका ना एक्ट पूछने की बजाय उनका साल दे देता है। वैसे ये चीज मैं बहुत गलत मानती हूँ, साल एग्जैक्ट आपको पूछना है तो अच्छे से थोड़ा गैप लेके पूछो। ऐसा भी आ जाता है कई बार कि बिल्कुल आसपास के साल देते और पूछते कि ये कौन सा साल था। इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1934 सीई। कौन सा लॉ था जिसने नेटिव्स जो रिजर्वेशंस में रह रहे थे उनको राइट दिया था कि आप लोग यहाँ पे अब धरती भी खरीद सकते हो, लोन भी ले सकते हो यहाँ की गवर्नमेंट से, जो कि हक होता है सिर्फ सिटीजन्स का। तो वो एक सिटीजन्स की तरीके से उनको हक देने शुरू किए थे नेटिव्स को। ठीक है, तो ये इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1934।
The French Canadian Rebellion occurred in the year 1837. The Native American tribe, which was forcibly evicted by US President Andrew Jackson, was Cherokees. अब ये मेरे ख्याल से जो एनसीईआरटी में साइड में ब्लॉक्स आते हैं ना उनके क्वेश्चंस है और वो एनसीईआरटी में बहुत ही महत्वपूर्ण है। चिरोकी वो ट्राइब है जिसको अमेरिकन ट्राइब जो थी यूएस प्रेसिडेंट ने उनको वहां से हटा दिया था कि हम इनको नहीं मानते हैं। तो ये कहाँ पर थी? ये लगभग आपको अगर मैं मैप में बताऊं ध्यान से इसका नाम कमेंट करना। नॉर्थ के बिल्कुल नीचे की तरफ है। वहां पे एक जो एरिया है वहां पर एक चिरोकीज ट्राइब थी, उसका नाम आप लोग मेरे को कमेंट में कीजिएगा या फिर नहीं याद आए तो जाके मेरी वीडियो देखिए। कार्ल मार्क्स इसलिए मैप जरूरी होते हैं, मैप अगर आप देख लेते हैं तो वो आपको नाम भी याद रह जाता है। ठीक है, तो वो ये नाम भी पूछ सकते हैं कि वो कहाँ के थे। Karl Marx described the American frontier as the last positive capitalist utopia in his book. अब कार्ल मार्क्स ये जो क्वेश्चन मैं बता रही थी वैसा है कि भाई अमेरिकन फ्रंटियर को लास्ट पॉजिटिव यूटोपिया कार्ल मार्क्स ने कहा था। कौन सी बुक में उसने कहा है? द क्रंट्रेस। द टर्म टेरा नलिस मीन्स, ये है ऑस्ट्रेलिया के बारे में कि टेरा नलिस जो टर्म है वो उसका मतलब क्या था? लैंड बिलोंगिंग टू नोबडी, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलियन लैंड को बोल रहे थे कि ये किसी की भी नहीं है, हम आ गए हैं तो अब बस जिसने बांट ली, जिसने हक जमा लिया ये उसकी हो गई है। The silk industry was developed in dash is to reduce import of silk. ये है लास्ट चैप्टर आपका, ये जापान के बारे में है। सिल्क इंडस्ट्री तो ये निशिजन में बनी थी। The slogan Fukoku Kyohei under the Meiji rule in Japan meant, Fukoku Kyohei स्लोगन उन्होंने बनाया था, उसका मतलब क्या है? Rich country, strong army. The Korean president, whose resignation was demanded by citizens through candlelight protest was, अरे इसमें ये नहीं है, ये मैंने रेड नहीं किया। अच्छा इसका है पाक यून हे, ये इसका ऑप्शन है, बी ऑप्शन है इसका सही। ठीक है, तो कोरियन प्रेसिडेंट, अब ये सारी ही चीजें हुई थी जहाँ पे आपको नाम कैसे ध्यान आएगा। तो ये पाक शुन ही जो बेटी थी इनकी थी, पाक युन हे। और ये इसीलिए इसको पूछा गया है कि भाई बाकी भी तो प्रोटेस्ट हुए थे, प्रॉब्लम थी कोरिया, आपने चैप्टर पढ़ा है, लास्ट पार्ट है बिल्कुल इसका। तो ये इसलिए क्योंकि ये बहुत ही शांति तरीके से ये चीज हुई थी, लोगों ने कैंडल लाइट किया था प्रोटेस्ट और इन्होंने शांति से अपना रेजिग्नेशन दे दिया था। ये अपने एक फ्रेंड को एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ चीजें काम करने के लिए दे रही थी, तो उसके लिए लोगों ने इनका प्रोटेस्ट किया और शांति से इनके हाथ से इन्होंने पावर दूसरे के हाथ में दे दी कि ठीक है मैं रिजाइन कर देती हूँ। इसलिए इस चीज को याद रखा जाता है कि कोरियन की जो लोग थे उनकी मेच्योरिटी इस चीज को देखकर ये इवेंट याद रखा जाता है। The Western sciences such as astronomy and mathematics were introduced in China by Jesuit missionary. Western sciences और astronomy, mathematics जो इंट्रोड्यूस हुआ था चाइना में सबसे पहले, वो किन के थ्रू हुआ था? जीसस मिशनरीज के थ्रू। Mao advocated ways of solving social problems based on a survey conducted in 1930 in, ये जगह का नाम है श्वनबू। माओ ने सोशल प्रॉब्लम्स को कैसे जाना था, बहुत सारे लोगों से मिल मिलकर उनका सर्वे करके उनकी प्रॉब्लम्स को ध्यान किया और उनको दूर करने के लिए उन्होंने प्रयास किया था। तो ये उन्होंने कहा था श्वनबू में किया था। तो 5-5 क्वेश्चन सभी चैप्टर से थोड़ा का आइडिया देने के लिए मैंने इंक्लूड किए थे। बाकी आप लोग खुद भी क्वेश्चंस बनाइए, पुट कीजिए और ध्यान दीजिए। सारी सभी के सभी नोट्स तो मैंने आपको दे ही दिए हैं। कुछ अलग से भी आप अपने नोट्स मिला सकते हैं कि जो चीजें मैंने अलग अलग की हैं, जैसे कि अब बुक्स और बुक्स के नाम सभी के सभी चैप्टर्स में से बुक्स और ऑथर्स के नाम एक जगह कलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको सभी की सभी चीजें एक जगह रहे, ध्यान रहे। इस तरीके से भी नोट्स बनाने चाहिए, आप अपने लिए बना सकते हैं। और कोई आप लोगों को सुझाव है तो आप मुझे दे सकते हैं। ये लास्ट पार्ट था, लास्ट वीडियो था चैप्टर क्लास 11 को लेके। इसके बाद अभी मैं नेक्स्ट वीडियोस क्लास 12 की शुरू हो जाएंगी। क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर मैं बहुत पहले डाल चुकी थी, तो फिर मैंने बीच में क्लास 11 शुरू कर दी थी किसी स्टूडेंट की रिक्वेस्ट से, बीच में क्लास 12 छोड़कर। तो अब मैं क्लास 12 शुरू करूंगी। क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर अपलोड हो चुका है, सेकंड अपलोड करूंगी, थोड़ा सा मुझे टाइम लग सकता है, उसके लिए आप लोगों से मैं माफी चाहूंगी अगर मैं देरी हो जाऊं तो आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।